देखो, सबसे पहले तो पटना में, बिहार में मेरा ये सिर्फ दूसरी बार मैं आ रहा हूं और हमने यहाँ पर एक ही विजय रथ रखा था तो पता चला यहाँ 12-15 हजार लोग हो गए। तो यहाँ आज भी फंक्शन है और कल भी फंक्शन है। तो ये तो आप बिहार वालों की ताकत है। बहुत सारी बातें मेरे बारे में लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता कौन सच कहता है कौन सही कहता है। और इंसान इंसान ही होता है, कोई भगवान नहीं बन सकता। भगवान तो एक ही है, वो सबको चलाता है, हम सबको चलाता है। लेकिन हाँ, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के समर्पण से और आप लोग जो इतनी हिम्मत देते हो, तो कोशिश कर रहा हूं इस हिंदुस्तान के लिए कुछ अच्छा काम कर जाऊं। काम हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके गवाह आप हैं, आपकी जनता है, समाज है, आपके गांव हैं, आपके शहर हैं, आपके लोग हैं। दोस्तों, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। पीछे वालों को नहीं दिख रहा ना, आप लोग बैठ जाओ। आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, मुझे पता है, रात को चले हुए कुछ लोग हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि आप हमें कितना समझेंगे, कितना नहीं समझेंगे, हमें एक्सेप्ट करेंगे, हमें रिजेक्ट करेंगे, हमें इग्नोर करेंगे, या हमें समझेंगे, या हमारी किसी बात को आप मानेंगे या नहीं, मुझे नहीं पता। मैं मनवाना भी नहीं चाहता आपको जबरदस्ती। वो आपके अंतर आत्मा से जो आवाज आए वही करना, क्योंकि इंसान दूसरे की आवाज झूठी हो सकती है लेकिन अपने अंदर की आवाज कभी झूठी नहीं हो सकती। ये बिहार में दूसरी बार है, मुझे लग रहा है तीसरी बार आ गया तो कहीं ये गांधी मैदान फुल ना हो जाए। हिंदुस्तान के कोने कोने में ये विजय रथ जा रहा है। मेरठ से शुरू हुआ था, बिहार पटना पहुंचा है, यहां से रांची जाएगा, वहां से गोरखपुर जाएगा। और मैं जहां भी जा रहा हूं, मुझे कभी दिल्ली बैठ के एहसास नहीं था कि लोग इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं कि शो तो छोड़ो, रोडें जाम हो रही हैं, शहर का शहर जाम हो रहा है। और दुनिया में अभी 2 ही कॉन्सर्ट चल रहे हैं, या विजय रथ चल रहा है या दलजीत चल रहा है। आपके बीच में आके मालूम चलता है कि हम कितना सही काम कर रहे हैं और हमें कितनी और मेहनत करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कर ली, और कितनी करनी चाहिए, और कितना हमें काम करना चाहिए, और कितने अच्छे प्रोडक्ट बनाने चाहिए, और सोशल अपने समाज के लिए हमें क्या क्या नई नई चीजें करनी चाहिए। ये आप लोग जब इतना प्यार देते हो, सम्मान देते हो, इस तरह मतलब सोच के परे कि इतने लोग आते कहां से हैं। आज हिंदुस्तान की, पूरी हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रिसर्च पे लगी हुई है कि एडब्ल्यूपीएल के पास इतने लोग कैसे हैं। उन्हें नहीं पता कि ये लोग यहां पर दिमाग से नहीं, दिल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एडब्ल्यूपीएल दिल वालों की कंपनी है और ये दिल से काम करती है। और मैं बात करूं बिहार की धरती पे, थोड़ा बिहार की, जितना मुझे बिहार के बारे में समझ है, और मैं कभी भी कोई भी झूठी और बनावटी और दिखावटी आपको चढ़ाने वाली बात नहीं करूंगा। मेरे पास हर बात का तथ्य होता है। जिंदगी में मैंने कोई भी बात सिर्फ बोली नहीं है, उसके पीछे के मेरे पास लॉजिक्स हैं, तथ्य हैं, एग्जाम्पल हैं। दोस्तों, बिहार के लोग पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वफादार होते हैं, सबसे ज्यादा ईमानदार होते हैं, सबसे ज्यादा जानदार होते हैं और सबसे ज्यादा दिलदार होते हैं। ये कोई मैं आपको चढ़ाने के लिए बात नहीं कर रहा, ये हिंदुस्तान जब से बना है इसका गवाह है। आज मैं नहीं कहता, मैं क्यों इन बातों को कह रहा हूं, क्योंकि जब मैं छोटा था, बचपन था, तो हम देखते थे कि बिहार से लोग आ रहे हैं और गांव-गांव में लोगों के घर पे काम कर रहे हैं। पंजाब में, हरियाणा में, सब जगह जाके काम कर रहे हैं। तो मैं सोचता था, और लोग उन्हें अपने घर के, जैसे घर का एक मेंबर होता है वैसे रखते थे।
वहीं खाना, वहीं रहना, वहीं सोना। आज लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन मैं उन दिनों से जानता हूं, मैं ये सोचता था यार ये कितना ईमानदार आदमी है, कितना वफादार आदमी है कि एक आदमी इसे अपने घर का मेंबर बना के रखता है। मेरे दोस्त, बिहार के लोगों ने, मैं सही मायने में बोलूं ना, तो ये देश बनाया है, ये देश बनाया है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। चाहे वो मजदूरी करके बनाया, चाहे नौकरी करके बनाया, चाहे गुजरात जाके बनाया, चाहे महाराष्ट्र जाके बनाया, चाहे दिल्ली जाके बनाया, चाहे मुंबई जाके बनाया, पर बिहार ने ये देश बनाया है। ये बात हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आप लोग बहुत बहुत अच्छे हो, बहुत मेहनती हो, बहुत कर्मठ हो, इसमें कोई शक नहीं। आप यहां देख रहे थे, बातें चल रही हैं, ठीक है, कंपनी है, बिजनेस है, लेकिन कुछ चीजें हैं मेरे भाई जो बिहार के व्यक्ति से ज्यादा कोई नहीं जानता, जो बिहार वालों से ज्यादा कोई किसी को सिखा नहीं सकता, किसी को बता नहीं सकता। आज हमारे यहां पर लोग ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट घर घर जाकर समझाकर, या न्यूट्रा सप्लीमेंट, या खेती के प्रोडक्ट, या घर के यूज के प्रोडक्ट जाकर लोगों को बेचकर पैसे कमा रहे हैं। लोग आके यहाँ बता रहे हैं, मैंने गाड़ी ली, मैंने बंगला लिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने 3 करोड़ कमाए, मैंने 4 करोड़ कमाए। पहले आप ये जान के जाओ ये क्या करके कमा रहे हैं, ये काम सही है या गलत है, ये इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या आज भी वही उसी तरह की ये कंपनी है जिस तरह लोगों ने कंपनियां बनाई, चलाई और लोगों को बेवकूफ बनाया, मूर्ख बनाया, लोगों के पैसे ठगे और लेके भाग गए। 4 साल, 5 साल, 6 साल, कोई 7 साल, कोई 3 साल में गायब हो गए। क्या हम भी वही हैं? इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। क्या है AWPL, क्या काम करती है AWPL और क्यों करती है AWPL, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये काम समाज के हित में है या अहित में है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। यहां पर पैसे लूटे जा रहे हैं, किसी को दर्द दिया जा रहा है, या किसी की धुआं ली जा रही है, या किसी को पैसे बांटे जा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एक बात बहुत अच्छी तरह जानता हूं। सबसे पहले तो इन लीडरों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने बहुत कम बोला और मुझे थोड़ा टाइम दिया। और क्योंकि मैं बिहार में हूं और मैं जानता हूं, बिहारी को एक बार बात समझ में आ गई तो फिर उसके दिमाग से कोई निकाल नहीं सकता। ये यहां के लोगों की खूबी है, ये या तो किसी के होते नहीं, होते तो फिर दिल से होते। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे, जितने भी लोग बैठे हैं, डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग मीन्स प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल करना, लोगों को घर घर जाकर लोगों को समझाना और प्रोडक्ट बेचना, और बेचकर लोगों को भी फायदा पहुंचाना और खुद भी पैसे कमाना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों, आपको लगता होगा ये अभी कंपनी आई है, जैसे आप पहली बार आए हो, नहीं। 1890 से पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग चलती है, पूरी दुनिया में। ध्यान से समझना मेरी बात, और अगर मैं गलत हूं तो 100% करेक्ट करना कि सर आपने कोई भी झूठ बोला था। 1890 से पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग चलती है, और इसके चलने के पीछे कारण क्या था? एक ही कारण था कि जब डायरेक्ट सेलिंग नहीं थी तो कोई व्यक्ति अगर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता था, रिसर्च बेस, साइंस बेस, क्लिनिकल टेस्ट बेस, तो वो बेच नहीं पाता था। आपने सुना होगा, दुनिया में बनाने वाले बहुत हैं लेकिन बेचने वाले बहुत कम है। ये सुनी होगी कहानी आपने, लोग बताते होंगे। तो 1890 में किसी ने सोचा कि यार अगर हमें लोगों तो क्वालिटी प्रोडक्ट पहुंचाने हैं, अच्छे प्रोडक्ट पहुंचाने हैं, तो कैसे पहुंचाएं? तो उन्होंने पहले कोशिश करी कि दुकानदारों के माध्यम से पहुंचाएं, परचून के दुकानदार, मेडिकल स्टोर, इन माध्यम से पहुंचाएं। लेकिन परचून के दुकानदार, मेडिकल स्टोर और दुकानदारों ने उनके प्रोडक्ट को रखने से मना कर दिया। क्यों? जब क्वालिटी प्रोडक्ट डला होगा, प्योर देसी घी डला होगा, तो प्रोडक्ट थोड़ा महंगा होगा, है ना? बाजार के कंपैरिजन उसमें कुछ खासूसियत है, तो उसके प्राइस में थोड़ा सा वेरिएशन होगा ही होगा। मेरे भाई, आप आज मेरी बात मत मानो, पूरी दुनिया की रिसर्च करो। आज लुई विटॉन एक कंपनी है जो पर्स बनाती है, बेल्ट बनाती है, उसको अपना क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए अपने खुद के शोरूम खोलने पड़े। दूसरा कोई उसका नहीं बेचता, क्योंकि उसकी एक बेल्ट ही 50,000 रुपए में आती है, 1 लाख रुपए में आती है।
अब आप ये बताओ, जो आपका बिहार में दुकानदार ये खोले बैठे हैं दुकान, क्या 1 लाख रुपए की बेल्ट बेचेंगे? आप बताओ, क्या बेचेंगे? नहीं बेचेंगे ना। तो या तो उसको अपना शोरूम खोलना पड़ेगा या उसको डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट देना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। आज आप देखते हो रोलेक्स घड़ी है 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की आती है। लेकिन आपको एक बात और बताता हूं, जो वो रोलेक्स घड़ी 1 करोड़ की आती है, अगर आप खरीद लेते हो और 10 साल बाद बेचते हो उस घड़ी को, तो वो 1.5 करोड़ की बिकती है। क्वालिटी प्रोडक्ट है। लेकिन क्या एक आम दुकानदार रोलेक्स घड़ी रख लेगा बेचने के लिए? वो क्या कहेगा, अरे भैया दुनिया 2-2 हजार में बेच रही है, मैं तेरी 2 लाख में कैसे बेचूं? दुनिया के प्रोडक्ट 400 में बिक रहे हैं, तू कहता है 800 में बेच, मैं नहीं बेचूंगा। हम कहते हैं मार्जिन ले ले, बोला नहीं चाहिए। हम कहते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी है, बोला नहीं चाहिए। हम कहते हैं हमारा डेंटोडोक बेच ले, हमारा डेंटोडोक बेच ले, कहता है भाई साहब आपके जैसे पेस्ट तो 40 रुपए में, 50 रुपए में बिक रहे हैं और उसमें 15 रुपए मुझे मिल रहे हैं, तो मैं तो आपका डेंटोडोक नहीं बेचूंगा। तो ये परेशानी, ये तकलीफ, ये एक प्रॉब्लम थी। और दुनिया में अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही अपॉर्चुनिटी है। समाज में हो रही कोई तकलीफ का निवारण अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये एक तकलीफ थी कि अच्छे प्रोडक्ट बनाने हैं तो या तो खुद का शोरूम खोलो, नहीं तो बिकेगा नहीं। तब 1890 में किसी ने सोचा कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री को जन्म देते हैं, एक ऐसे तरीके को जन्म देते हैं कि लोगों के घर घर जाएंगे, लोगों को प्रोडक्ट समझाएंगे, महंगा क्यों है ये भी बताएंगे, इसमें क्या डला है ये भी बताएंगे, इसके पीछे की साइंस क्या है बताएंगे, रिसर्च क्या है बताएंगे, स्टडी क्या है बताएंगे, और लोगों को बेच के आएंगे और खुद भी पैसे कमाएंगे और सामने वालों को भी पैसे कमाने का मौका दे के आएंगे। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? क्वालिटी प्रोडक्ट, रिजल्ट बेस, अच्छे प्राइस में अच्छी क्वालिटी लोगों के घरों तक जाए, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग बनी थी। और कंपनी का नाम भी बता देता हूं, एवोन कंपनी थी, आज भी है, जो स्किन का प्रोडक्ट बेचती है। स्किन के दुनिया के बेहतर प्रोडक्ट बनाती है, आज भी है। ये डायरेक्ट सेलिंग ऐसी नहीं है जैसी आप लोगों ने देखी है आपके गांव में, आपके वहां आते हैं लोग और बकवास करते हैं, ये कर दो वो कर दो, वो वाली डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। वो ओरिजिनल, वो झोलर है, झोलर। वो झोलर लोग हैं जो आपको सपने की आड़ में कोई प्रोडक्ट चिपका के जाते हैं, आपको बेवकूफ बना के जाते हैं सपना बेचने की आड़ में। ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। असली डायरेक्ट सेलिंग है दुनिया का सबसे बेहतर प्रोडक्ट बनाना, और वो प्रोडक्ट बनाना जो बाजार में ना मिले, उससे बेहतर क्वालिटी बनाना, उसी को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। अगर मान लो आज मैंने आपको डेंटोडोक पेस्ट दिया, हमारी कंपनी का पेस्ट, अगर बाजार में ऐसा पेस्ट है तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अगर मेरे प्रोडक्ट में रिसर्च नहीं है, साइंस नहीं है, और आपको बाजार में मिल रहा है और सस्ते में मिल रहा है, तो कोई फायदा नहीं। प्रोडक्ट ऐसा हो जो दुनिया में मिले तो सिर्फ कंपनी के पास मिले, हमारे पास मिले, वरना कहीं ना मिले। राइट? उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट को कॉपी करते करते मैं थोड़ा डीपली आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि बिहार है, आप लोगों के यहां बहुत बड़ा बेरोजगार है दोस्तों, बहुत बड़ा बेरोजगार है इस बिहार में। इसलिए मैं बहुत डीपली आपके साथ जा रहा हूं, नहीं तो इतना समय भी नहीं था, लेकिन इन लोगों ने दे दिया तो मैं डीपली जाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये प्रोडक्ट बने 1890 में, धीरे 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 दुनिया को इस व्यापार का ज्ञान होने लगा। फिर एक बड़ी बड़ी कंपनी बनी जिसको आपने देखी होंगी, एमवे कंपनी, सुना है? मैं नाम ले रहा हूं, कोई नहीं लेगा ऊपर से, क्योंकि मुझे आपको डीपली समझाना है। एमवे कंपनी बनी, ओरिफ्लेम कंपनी बनी, बाहर और दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां बनी और उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए और पूरी दुनिया को उन्होंने बताया कि क्वालिटी प्रोडक्ट भी बेचे जा सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल के साथ, डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल के साथ। अगर आज आप पूरी दुनिया से ये पूछो कि पूरी दुनिया को न्यूट्रास्यूटिकल्स खिलाना, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के बारे में अवेयरनेस किसने दी, जानकारी किसने दी, तो कंपनी है एमवे कंपनी है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर एमवे कंपनी इस दुनिया में नहीं आती तो दुनिया को न्यूट्रा सप्लीमेंट्स क्या होता है पता नहीं चलता।
राइट। स्किन के अच्छे प्रोडक्ट बना के किसने दिए? ओरिफ्लेम कंपनी, मैरी के, बहुत सारी कंपनियां हैं विदेशों की, आप देखोगे तो टॉप से टॉप प्रोडक्ट बना के स्किन के उन्होंने दिए, राइट। मोटापे पे सबसे बड़ा काम किसने किया? वो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने किया। और आज आयुर्वेद पे सबसे बड़ा काम कौन सी कंपनी कर रही है? वो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कर रही है। बात समझ में आई? आज इस बिजनेस में, पहले थोड़ा फॉरेन में रहते हैं, इंडिया में बाद में आएंगे। इस बिजनेस का टर्नओवर वर्ल्ड वाइड क्या है? 16 लाख करोड़ रुपए का। 16 लाख करोड़ रुपए का। आप गूगल खोल सकते हैं, मेरी बात बिल्कुल ना माने। 16 लाख करोड़ का टर्नओवर है। अमेरिका का टर्नओवर 3 लाख करोड़ का है और चाइना का टर्नओवर 3.5 लाख करोड़ का है। ऐसे करते करते कई लाख करोड़, कई 2 लाख, कई 50,000 करके 16 लाख करोड़ का टर्नओवर है। 16 लाख करोड़ का। 16 लाख करोड़ का टर्नओवर के लिए जनता काम कर रही होगी, हाँ या ना? प्रोडक्ट घर घर जाके बिक रहे होंगे, हाँ या ना? जनता ही पैसे कमा रही होगी, हाँ या ना? इतना बड़ा टर्नओवर है। और तुम्हारे भारत का कंट्रीब्यूशन कितना है? मात्र 25,000 करोड़। आबादी चाइना 4 लाख करोड़, हम 25,000 करोड़। आबादी दुनिया में सेकंड नंबर, फिर भी हमारा टर्नओवर क्यों कम है? क्योंकि हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग पे लोग भरोसा नहीं करते। हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अगर हम लेके जाते हैं तो लोग डिनाई कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जब डायरेक्ट सेलिंग 96 में आई, 96 में हमारे यहाँ धंधा शुरू हुआ, तो जब डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल का पता चला हिंदुस्तान के लोगों को, तो यहाँ के लोग, आपको पता है कितने बड़े देशभक्त हैं, ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। मैं खुद आर्मी में रह के आया हूं। यहाँ के लोग 90% सेल्फिश लोग हैं। यहाँ पर सेल्फिश, सेल्फलेस लोग नहीं है, अपना क्या फायदा है। तो जब ये इंडस्ट्री इंडिया में आई तो लोगों को पता चला, यार ये तो बड़ा बढ़िया काम है, गाड़ी दिखाओ, बंगले दिखाओ और लोगों को बेवकूफ बनाओ प्रोडक्ट की आड़ में। तो लोगों ने क्या किया? ये मॉडल बेचा, सपने बेचे, प्रोडक्ट के नाम पर कचरा बेचा। जो प्रोडक्ट लोगों के यूज का नहीं है, काम का नहीं है, जरूरत का नहीं है, वो बेचा। क्या क्या बेचा? टीवी बेचे, एलईडी बेचे, सोलर सिस्टम बेचे, सूट लेंस, मतलब वो चीजें बेची। और बेची भी 1000 गुना में। 100 रुपए का कपड़ा 8000 रुपए में। बात समझ में आ रही है? 10,000 रुपए में। तो क्या हुआ? हमारे देश की जनता के अंदर एक परसेप्शन आ गया, यार ये बकवास काम है, ये कंपनियों के काम है, ये फालतू के काम है। इनमें लोग आते हैं, ये टाई कोट पैंट वाले आते हैं, बेवकूफ बना के चले जाते हैं। कोई प्रोडक्ट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। 2 जोड़ो, 4 जोड़ो, 8 जोड़ो, 16 जोड़ो, इतने पैसे आएंगे, ये आएगा, वो आएगा। और देश की जनता ने इस बिजनेस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देश की जनता के साथ धोखा हुआ था, इसलिए रिजेक्ट करना बनता था। 2014 में एसएलपीएस ने जन्म लिया और एक इथिकल डायरेक्ट सेलिंग को जन्म दिया। और भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिन्होंने हमारे साथ आज इथिकल डायरेक्ट सेलिंग को जन्म दिया। आज मैं कहता हूं देश का परसेप्शन बदल रहा है, देश डायरेक्ट सेलिंग की तरफ झुक रहा है। अब आप मुझे बताना भाई साहब, प्रोडक्ट तो आपको बाजार से भी लेना है, साबुन नहाने की तो बाजार से भी लेनी है, मसाला तो बाजार से भी लेना है, सरफ तो बाजार से भी लेना है, बीमार हो गए तो दवाई तो बाजार से भी लेनी है, हाँ या ना? दांतों का पेस्ट बाजार से भी लेना है, हाँ या ना? लेना है नहीं लेना? खेती के अंदर यूरिया पेस्टिसाइड तो डालना है, तो बाजार से लेना है, हाँ या ना? ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसे आप खुद बना रहे हो और बाजार से नहीं लेना? एक आधा, घर में हजारों प्रोडक्ट हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट क्वालिटी होना चाहिए, वो प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, वो प्रोडक्ट पे जो कमिटमेंट किया गया है वो कमिटमेंट पूरा करने वाला होना चाहिए। ये काम करा हम लोगों ने दुनिया को अवेयरनेस दी, दुनिया को समझाया कि डायरेक्ट सेलिंग क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए बनी है, ना कि सपने बेचने के लिए। जब प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी, सपने अपने आप पूरे होंगे। राइट? बात समझ में आई? अब ये बनी किन लोगों के लिए थी, ये भी जानने की बहुत आवश्यकता है। ये इंडस्ट्री बनी थी महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए तो बनी नहीं थी। ये इंडस्ट्री बनी थी, जो टाइम एक्स्ट्रा बच जाता है घर में महिलाओं का काम वाम करके दोपहर बाद, उस टाइम को वो महिलाएं जो वेस्ट कर रही थी उसे इन्वेस्ट करें, किसी के घर घर जाके प्रोडक्ट रिकमेंड करें। रियली बता रहा हूं, वुमेन्स के लिए इंडस्ट्री बनी थी, जेंट्स के लिए बनी नहीं। इसलिए नंबर पहले इस इंडस्ट्री में स्किन के प्रोडक्ट आए थे, ना कि न्यूट्रा सप्लीमेंट या आयुर्वेद आया था। अब धीरे धीरे ये इंडस्ट्री का लोगों को रस लगने लगा,
चस लगने लगा, मजा आने लगा। जहां 5 साल में बच्चा डिग्री करके आ रहा है, यहां 5 साल में करोड़पति बना के फ्री हो रहा है। जहां 7 साल में बच्चा पढ़ लिख के आ रहा है, या 7 साल में पैसे कमाने लग जाता है, जीवन भर के पैसे कमा लेता है। तो धीरे धीरे जब पूरी दुनिया को पता चला, यार ये इंडस्ट्री तो बहुत ही ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है, ये तो बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, इससे जैसी तो कोई इंडस्ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री ने क्या किया, मैं आपको बताता हूं। आप सब या कोई रिक्शा वाला या दुनिया में कोई भी आदमी आगे बढ़ना चाहता है, नहीं बढ़ना चाहता? हाँ या ना में जवाब दो। अच्छा घर, गाड़ी, बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहता है, नहीं चाहता? ये क्या, ये डिजायर है। तो क्या ये डिजायर सबकी पूरी होती है? नहीं होती, क्योंकि दुनिया में हर चीज के पैमाने बनाए गए हैं, हर चीज के पैमाने सेट हैं कि अगर तुम्हें पैसे वाला बनना है, अगर तुम्हें अमीर बनना है, मेहनत कितनी करो इससे कोई मतलब नहीं। तो क्या क्या चाहिए? अमीर बनने के लिए सबसे पहले पैसे चाहिए लगाने के लिए, पढ़ाई चाहिए अच्छी नौकरी पाने के लिए, हाँ है ना, अच्छा टैलेंट चाहिए गाने, नाचने या बॉक्सिंग या क्रिकेट के लिए। अगर जिन लोगों के पास ये सब नहीं है, उन लोगों के लिए अमीर बनने का दुनिया में कोई मौका नहीं है। जाने अनजाने में, मैं बता रहा हूं, जाने अनजाने में ये इंडस्ट्री में क्या बन गया? ये इंडस्ट्री कहती है ना हमें आपका टैलेंट चाहिए, ना हमें आपसे पैसा चाहिए, जो पैसा आप दे रहे हो उसका प्रोडक्ट ले जाओ, वो अपने घर में इस्तेमाल करो, नहीं तो किसी को बेच दो। ना हमें आपसे टैलेंट चाहिए। तो आदमी डरता क्यों है कुछ करने से? कुछ करने से डरता क्यों है? रिस्क, कहीं ऐसा ना हो जमीन बेच के पैसा लगाऊं बर्बाद हो जाए, कहीं ऐसा ना हो बैंक लोन से पैसा लगाऊं बर्बाद हो जाए, डरता ही है ना। आदमी जिंदगी में करना चाहता है, लेकिन एक डर उसको हमेशा डराता रहता है, पैसे लगाने का डर, पैसे गंवाने का डर, पुरानी नौकरी छोड़ दूं, नया काम करूं, नया काम फेल होने का डर। तो जाने अनजाने में इस इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया को एक ऐसा मॉडल दे दिया कि आओ हमारे साथ, ना कोई पैसा लगाना, ना टैलेंट लगाना, बात समझ में आ रही है? ना पैसा लगाना, ना पैसा चाहिए, ना पढ़ाई चाहिए, ना टैलेंट चाहिए, ना उम्र चाहिए, ना जेंडर चाहिए। मेल आओ, फीमेल आओ, बच्चा आओ, बुजुर्ग आओ, आओ और अपने सपने पूरे करके जाओ। हम आपसे एक चवन्नी नहीं लेते, एक चवन्नी भी। जो आप दोगे उल्टा आपको डिस्काउंट प्राइस पे प्रोडक्ट देंगे, जिसका नाम है डीपी, डिस्काउंट प्राइस, ना कि एमआरपी पे। फिर आपसे कहेंगे अच्छा लगे तो रिकमेंड करना, ना लगे तो खा पी के सो जाना। हम नहीं कहेंगे आपसे, झूठ नहीं बोलेंगे कि आप जाओ, नहीं, अच्छा लगे, रिजल्ट आए, अगर हमारा डेंटोडोक पेस्ट दुनिया में बेस्ट है तो प्रमोट करना। इस कॉन्फिडेंस से हम लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब ये बात ध्यान से सुनो। आज आप लोग, मैं या आप, कोई भी, हमारा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जीवन में कुछ करना चाहता है तो क्या कर पाता है? और अच्छा करना कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता? रिक्शा वाला नहीं चाहता मेरी रिक्शा छूट जाए और मैं ऑटो चला लूं। ऑटो वाला नहीं चाहता मेरा ऑटो छूट जाए मैं कार चला लूं। किराएदार जो किराए के घर में नहीं चाहता रहता, वो नहीं चाहता मेरा खुद का घर बन जाए। जो मोटरसाइकिल पे, वो नहीं चाहता मेरे घर कार आ जाए, हाँ है ना? वो क्या उसके लिए वो मेहनत नहीं करता? अरे करता है, बहुत मेहनत करता है, हमें दिखती नहीं है। किसान बहुत मेहनत करता है, रिक्शा चलाने वाला बहुत मेहनत करता है, ऑटो चलाने वाला बहुत मेहनत करता है, छोटी छोटी नौकरियां करने वाले 12-12 घंटे बहुत मेहनत करते हैं। आज बॉम्बे दिल्ली में आधे से ज्यादा बिहार पड़ा है, बहुत मेहनत करता है, साल साल भर अपने घर से दूर रहता है, एक साल में एक महीने की छुट्टी आता है। आप कहते हो मेहनत कर रहे हैं लोग, लेकिन उनके सपने और ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, क्योंकि मेहनत आपको बड़ा नहीं बनाती। मेहनत किस जगह हो रही है, किस प्लेटफॉर्म पे हो रही है, वो आपको बड़ा बनाता है। आपका गांव में, फिर आप पूरा बिहार गांव में रह लेता, गांव में बड़ा बन लेता, गांव से शहर आना पड़ता है, शहर से फिर बड़े शहर जाना पड़ रहा है, बड़े शहर से फिर बड़े शहर जाना पड़ रहा है। क्या ढूंढ रहा है वो? क्या ढूंढ रहा है? प्लेटफॉर्म। क्या ढूंढ रहा है? भाई साहब बॉम्बे गया 15,000 की नौकरी मिली, दिल्ली गया 12,000 की नौकरी मिली, प्लेटफॉर्म ही तो ढूंढ रहा है, क्योंकि उसके गांव में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो उसको महीना 12,000 दे देता। वो प्लेटफॉर्म उसको दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर में मिला, इसलिए वहां पर गया।
आज वो प्लेटफॉर्म जो 12-15 हजार के थे, अब उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद चल के करोड़ों का प्लेटफॉर्म लेके आया हूं। आपको यकीन करना होगा, भरोसा करना होगा, विश्वास करना होगा। अगर मन में कोई सवाल हो तो वो सवाल अपने सीनियर से पूछ लेना, लेकिन अब जरूरत नहीं पड़ेगी आपको मुंबई और दिल्ली का मुंह देखने की। अब मुंबई दिल्ली वाले खुद चल के तुम्हारे पास आएंगे। वैल्यू हमारी मेहनत की नहीं है, वैल्यू हमारे जरूरतों की नहीं है। आप एक बात बताओ, आप कहीं नौकरी मांगने जाते हो, आपने बीए करी, बीटेक करी, एमटेक करी, आपके घर पे कर्जा है, आपकी बहन की शादी है, किसी को फर्क पड़ता है? उसके लिए आप कितना काम करोगे उतने पैसे देगा, हाँ या ना? हाँ या ना? किसी को फर्क पड़ता है? आपकी जरूरत कितनी है, आपके घर में परेशानी कितनी है, तकलीफ कितनी है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको पता है कि आपके घर में क्या परेशानी है, सिर्फ आपको पता है आपके घर में क्या तकलीफ है। फर्क सिर्फ आपको पड़ता और दुनिया में किसी को नहीं पड़ता। मेरे भाई, अगर बिकने जाओगे तो दुनिया अपनी मर्जी से कीमत लगाएगी, और अगर खुद को बेचने जाओगे तो कीमत तुम्हारी खुद की होगी। अब ये फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें खुद को बेचना है या किसी के हाथों बिकना है। मुश्किल नहीं है इस दुनिया में बड़ा बनना। हाँ, मुश्किल था जब प्लेटफॉर्म नहीं था, जब रास्ता नहीं था। मैं भी बड़ा नहीं बना, मुझे भी ये 29 साल में मिला था रास्ता। तब तक मैं भी नौकरी करता था 5,000 रुपए महीने की, 6,000 की। लेकिन अगर रास्ता मिलने के बाद भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, या निकम्मा या नाकारापन है, तो फिर आपसे बेकार आदमी इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। रास्ते नहीं थे तो कमजोर थे, आज कामयाबी के रास्ते हैं, अब कमजोर नहीं रहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये रास्ता किसके लिए है? ये रास्ता है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जो कुछ कर नहीं पाता, जो अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसकी उम्र निकल चुकी है, अब कोई रास्ता नहीं है, जिसके पास पैसे लगाने को नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं कभी नहीं कहा कि डायरेक्ट सेलिंग ही दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, या डायरेक्ट सेलिंग करके ही आप पैसे वाले बन सकते हो। मैंने आज तक ये कभी नहीं कहा। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप में पढ़ाई लिखाई का टैलेंट है तो जाओ IAS IPS साइंटिस्ट बनो। मैं नहीं कहता आप ये धंधा करो, मैं नहीं कहता आप घर घर जाके आयुर्वेद बेचो, सप्लीमेंट बेचो, प्रोडक्ट बेचो, ना, बिल्कुल मत करो भाई। अगर कुछ और कर सकते हो तो पहले वो करो। अगर आपको लगता है आप पढ़ लिख के IAS IPS साइंटिस्ट बन के देश की सेवा कर सकते हो तो करो, मत करो ये काम। आपको लगता है आप में कोई टैलेंट है, आप विराट कोहली, महेंद्र धोनी बन के भारत का कप्तान बन सकते हो, क्रिकेट के अच्छे डांसर, बॉक्सर बन के देश का नाम सम्मान कर सकते हो, जाओ वो करो, मत करो हमारा काम ना। वो करो, वो जरूरी है, उसमें देश का और ज्यादा बड़ा नाम होगा। मैं कभी नहीं कहता अगर आपके पास पैसा है लगाओ पैसा, स्कूल बनाओ, होटल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, कमाओ पैसा, मत करो हमारा काम। लेकिन अगर आपको लगता है कि ना पढ़ पाया, ना कोई टैलेंट है, ना जेब में लगाने को पैसा है, पर कामयाबी मेरी जरूरत है, तो फिर आओ हमारे साथ। एसलीपीएस वेलनेस कभी भी दिखावटी, बनावटी, झूठी बातें नहीं करती है। हम वही कहेंगे जो सच है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये मिडिल क्लास के लिए है, जिनके पास पैसे नहीं है, अपर मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए है, ये गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं। अमीर के लिए हमारा प्रोडक्ट है और गरीब के लिए हमारा बिजनेस है। इसलिए कई बार हमारे इस कॉन्सेप्ट से, इस प्लेटफॉर्म से लोगों को दर्द होता है, तकलीफ होती है। अब यहां बच्चा आके बता रहा था, मैं ये करता था, मैं 5,000 कमाता था। जब लोग देखते हैं यार 5 साल में हमने इतनी पढ़ाई लिखाई करी, इतना कुछ किया, और ये लोग 5 साल में जिंदगी बदल रहे हैं, 5 साल में करोड़ों कमा रहे हैं, तो लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन मैं आज थैंक यू कहूंगा हमारे भारत की सरकार को, हमारे देश को, सबको, कि उन्होंने आज डायरेक्ट सेलिंग को एक लीगल टेंडर दिया और देश के बेरोजगार युवकों को यहां रोजगार पाने का मौका दिया। और बेरोजगारी मिटाने के लिए आज डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा काम भारत देश के अंदर करती जा रही है। ये मैं जरूर कहूंगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई आए, प्रोडक्ट में दम नहीं,
तो गेट में एंट्री नहीं। प्रोडक्ट दमदार है तो ये बिजनेस दमदार है, अगर प्रोडक्ट बेकार है तो ये बिजनेस बिल्कुल बेकार है। ये मैं खुद सामने से कह रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप एक बात बताओ, हम लोग पिछले 11 साल से भाई साहब नए नए नहीं आए हैं। नए आप आए हो सकते हो हमारे प्रोग्राम में, हम नए नहीं आए, हम 11 साल से हैं। यही बात कह रहे हैं 11 साल से। लाखों टेस्टिमोनियल है हमारे पास, लाखों, हजारों नहीं, लाखों। घुटनों के, लीवर के, किडनी के, कैंसर के, टीबी के, बे औलाद के, लाखों हैं, लाखों। पूरा सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक भरा पड़ा है। मेरी बात मत मानो, 11 साल से ये जो देश की जनता हमारे प्रोडक्टों के रिजल्ट ले रही है, उनकी बात तो मानो। लाखों हैं, और वो पेड नहीं है, पैसे देके नहीं है कि किसी सेलिब्रिटी को लाके बुलवा दिया। वो किसी गांव के, किसी शहर के, किसी कहीं के ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं। अब आप एक बात बताओ, आज हम लोग भारत देश के वासी हाँ या ना? हाँ या ना? अगर देश हित में कुछ होना है तो करना चाहिए। चलो ये बताओ, ये जड़ी बूटी कहां पैदा हो रही है? जोर से बोलो, कहां पैदा हो रही है? कहां पैदा हो रही है? अगर मैं खरीद के प्रोडक्ट बना रहा हूं तो पैसा किसको जा रहा है? किसान को, आखिरी आदमी को। अरे हमारी वो इंडस्ट्री है जो देश के आखिरी आदमी से पहले आदमी तक पैसा देती है। आखिरी आदमी किसान, उसकी फसल, उसकी जड़ी बूटी खरीद के पैसा देते हैं, और पहले आदमी हमारा प्रधानमंत्री उनको टैक्स और जीएसटी देते हैं। ये इस इंडस्ट्री की ताकत है। आज बात करते हैं हम आपके आयुर्वेद की। अभी आप लोग सुन ही रहे होगे, मैं बोलता था, मेरी बात पे कोई भरोसा नहीं करता था। अरे यार संजीव सर तो इस आयुर्वेद बेचते इसलिए बात करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे रिकॉर्ड करना। एक दिन आएगा ये देश अगर दोबारा सोने की चिड़िया बनेगा तो तुम्हारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच के ही बनेगा। मेरे शब्द याद रखना और अपनी औलादों को दे देना कि संजीव सर ने बोला था ये बात। भाई साहब, ये देश पहले भी सोने की चिड़िया था। ये सोने की चिड़िया का कारण ही इसका आयुर्वेद था। किसी को पता ही नहीं हुआ क्या। हम लोग बताते हैं तो हमें सोचते हैं तो कंपनी वाले हैं, ये तो अपनी कंपनी चलाने के लिए बता रहे होंगे। नहीं, फिर दोहराता हूं, इस पूरी दुनिया को, इस पृथ्वी लोक पे सृष्टि में मनुष्य जन्म में आने के बाद इलाज अगर किसी ने दिया है तो भारत देश ने दिया है। इस बॉडी को समझ के इसको क्या चाहिए, कब चाहिए, इलाज, बीमारियों का इलाज अगर पूरी दुनिया में किसी ने दिया है तो भारत देश ने दिया है। मेरी बात मत मानना, महर्षि सुश्रुत को पढ़ना। किताब महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी थी। वो पहले व्यक्ति थे इस पृथ्वी लोक पे जिन्हें ज्ञान मिला था कि मनुष्य के शरीर में अगर बीमारियां होती हैं तो बीमारियां कैसे ठीक होती हैं, और उन्होंने लिखी थी सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता से ही आज पूरी दुनिया में एलोपैथिक बनी है, क्योंकि एलोपैथिक भी प्लांट बेस्ड है। क्या बेस्ड है? क्या बेस्ड है? और आयुर्वेद क्या बेस्ड है? प्लांट बेस्ड है, हर्ब्स बेस्ड है। सुश्रुत संहिता, इस सुश्रुत संहिता को चोरी करा गया इस देश से, पता है आप लोगों को? आज सबसे बड़ा आयुर्वेद कहां है हमारे देश में? सबसे अच्छा आयुर्वेद का इलाज कहां है हमारे देश में? केरला में। कहां पर है? और सबसे ज्यादा सोना कहां पर है? केरला में। पद्मानाथ मंदिर से ज्यादा सोना कहीं नहीं, और केरला के लोगों ज्यादा सोना नहीं है। आप लोगों को मालूम नहीं है, जब पुराने समय में अरब कंट्री से हमारा व्यापार होता था, जब अरब कंट्री वाले इस देश में आते थे भाई, उन्हें पता चला कि इस देश में एक पद्धति है जो मनुष्य को जिंदा कर देती है, बीमार को ठीक कर देती है, और वो पद्धति मिलती है कहां पर? केरला में। वो इलाज मिलता है केरला में, समझे? वो यहां पर आए, वो इलाज के लिए गए। भाई साहब, जड़ी बूटी ली, सोना दिया, जड़ी बूटी ली, सोना दिया, जड़ी बूटी ली, सोना दिया। अरे तुम कहते हो भारत सोने की चिड़िया, साला कैसे बना सोने की चिड़िया? कौन सी सोने की खान है भारत में? किसी से सोना लूट के लाए हम? किसी देश पे आक्रमण किया हमने? सोना कहां से आया? सोना आया, अरब कंट्री वाले आते थे, तुम्हारा लौंग
काली मिर्च और आयुर्वेद की जड़ी बूटी लेके जाते थे और सोना देके जाते थे। और नहीं तो पढ़ लेना, अगर मेरी बात कहीं भी गलत हो तो पढ़ लेना। राइट, अरब आए, अरब के बाद अंग्रेजों को पता चला कि यार एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसी जगह है जहां पर दुनिया में काली मिर्च और लौंग का व्यापार होता था सबसे ज्यादा। सबसे जरूरत की चीजें, कोई यूरोपियन कंट्री सर्दी वाली कंट्री है, वह ठंड में मर जाते थे लोग, ठंड लग के मर जाते थे लोग, लेकिन लौंग और काली मिर्च का काढ़ा पी लिया तो कोई मरेगा नहीं। साहब तुम्हारी लौंग काली मिर्च सोने में बिकी। अरब यहां से लेके गए, यूरोप बेचा, यूरोप से पैसे कमाए। यूरोप वालों को पता चला दुनिया में कोई देश है जिसके अंदर ये होता है। उन्होंने ढूंढने के लिए कोलंबस और वास्को दी गामा निकले। कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा। ये अमेरिका जो ढूंढा गया है ना, ये काली मिर्च और लौंग के चक्कर में ढूंढा गया है। पता कर लेना जाए। वास्को दी गामा निकला, वो पहुंचा गोवा। गोवा बॉर्डर जो बेंगलोर बॉर्डर है, वहां पर काली मिर्च और लौंग की खेती होती है और सबसे ज्यादा काली मिर्च होती है, और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान खोजा गया। जब इनको पता चला, अब तुम कहते हो गारंटी से ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी, गूगल पे पढ़ो, मेरा प्रोग्राम खत्म होते गूगल पे डालो। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मसालों का व्यापार करने आई थी। ये देश जो गुलाम बना, ये भी तुम्हारी जड़ी बूटियों ने बनाया। मसालों का व्यापार करने आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। जब उन्हें पता चला कि इस देश में ये ताकत है, इस देश के अंदर ये पावर्स हैं, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं और इतना पैसा इस देश के पास, तो धीरे धीरे उन्होंने तुम्हें गुलाम बना लिया। ये गुलामी भी इसी आयुर्वेद के कारण हुई, इन स्पाइसेस के कारण हुई, इन मसालों के कारण हुई, और ये दुनिया में दोबारा भारत सोने की चिड़िया भी इसी कारण से बनेगा। अभी 2-4 दिन पहले सिद्धू की वीडियो देखिए यूट्यूब पे, सबने देखिए। मेरी बीवी का कैंसर ठीक हो गया 4थी स्टेज। बोला नोनी को क्लिनिकल स्टडी में आ गया कि नोनी जो है कैंसर को ठीक करने में सहायता देता है, नेचुरल चीजें, हल्दी, हाँ है ना, अदरक बोला। और मैं भी तो 11 साल से यही बोल रहा हूं, जरूरत ही नहीं है। अगर नेचर के साथ जुड़ जाएंगे तो हॉस्पिटलों को छोड़ जाएंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग यार? हम लोग किसी का पेट नहीं काट रहे, किसी की जेब नहीं काट रहे भाई साहब। हम लोग ये कह रहे हैं भैया तेरे घुटने का ऑपरेशन बता दिया ना, 3 लाख लगेंगे ना, तू 10-20 हजार हमारे से प्रोडक्ट ले ले, अगर ठीक हो गया तो दुआ दे देना, नहीं तो सोचना 3,20,000 लग गए। हम कब कह रहे हैं हम आपको ठीक करेंगे? हम कब कह रहे हैं हम आपको फायदा पहुंचाएंगे? हम कब कह रहे हैं हम बहुत अच्छे हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है? नहीं, होंगे हमसे अच्छे, पर एक बार हमें भी ट्राई कर लो। अब बोला लीवर खराब हो गया, 60% गया, 70% गया, लीवर चेंज होगा, 30 लाख रुपए लगेंगे। हम कह रहे हैं लीवोडोक ले लो, 3-4 बोतल ले लो 10-12 हजार की, अगर ठीक हो गए तो दुआ दे देना, नहीं तो सोचना 30 लाख 10 हजार लग गए। हम कब झूठ बोल रहे हैं? और वो करते करते आज ये आलम है कि पूरे देश में माहौल है तो ये WPL का माहौल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट्स ने लोगों को रिजल्ट दिया है, लोगों को ठीक किया है। मैं एक आवाज में पूछता हूं, हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं या नहीं आते? जोर से बोलो, आते हैं नहीं आते? आते हैं नहीं आते? ये आवाज है मेरे दोस्तों जो पहली बार आए हैं, ये हमारे लोगों की आवाज है। हम जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये नहीं देखते कितने पैसे बचेंगे ना, आदमी बचना चाहिए, पैसा जाए भाड़ में। इंसान बचने चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट ले, वो हमारे लोगों को, हमारे लीडरों को दुआएं देने चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ हर जेंडर पैसा कमा रहा है, मेल हो फीमेल हो सब कमा रहे हैं और दुआओं के साथ कमा रहे हैं। और आज आपको बताऊं, बिहार से हो, गांव से हो, गांव से हो, जब मैं गांव जाता हूं, मैं भी गांव से हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कर देना कि सर आप गलत हो, आप तो अपनी कंपनी के लिए मीठी मीठी बातें कर रहे हो। मैं गांव की दुकानों पे जाता हूं और खड़ा हो जाता हूं, गाड़ी रोकता हूं, मैं नमकीन देना, नमकीन मांगता हूं, तो मैंने कहा हल्दीराम की देना, सही बता रहा हूं, तो हल्दीराम की नहीं मिलती, कोई लोकल मिलती है, लोकल मिलती है। मैं किसी अच्छी कंपनी का मसाला मांगता हूं तो मुझे मसाला नहीं मिलता। तुम्हें पता है इस देश 70% गांव में बसता है। नकली तेल बेचने वाले, नकली घी बेचने वाले, नकली साबुन बेचने वाले, नकली शराब बेचने वाले,
समझे? नकली मसाले बेचने वाले, नकली बिस्किट बेचने वाले, नकली टॉफी, नकली नमकीन, जितने 2 नंबरी हैं सिर्फ गांव की भोली भाली जनता को लूट रहे हैं। जाओ, मेरी बात मत मानो, अपने गांव की दुकान पे जाना, आपको एक अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, जो नाम आपने कभी नहीं सुना होगा वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ये हो रहा है हमारे देश में आज की डेट में। अगर मैं गलत हूं तो गांव की दुकान पे जाके मेरी याद करना कि एक आदमी आया था, ठीक कहता था, हम बदलेंगे ये दुकान, हम बदलेंगे ये प्रोडक्ट, वादा करता हूं तुमसे, जब तक ये दुनिया है एसलीपीएस वेलनेस देश के हर नागरिक को ध्यान में रखते हुए काम करेगी, ना कि दौलत को ध्यान में रखते हुए काम करेगी। जो भी लाएगी क्वालिटी लाएगी, ऑथेंटिक लाएगी और ऐसा प्रोडक्ट लाएगी कि नकलचियों को भगाएगी और ओरिजिनल आपके घर में रख के आएगी। अच्छा होगा देश के लिए या बुरा होगा? हाँ, इस अच्छे काम में साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए? ये अच्छे काम में बढ़ चढ़ के एक साथ आना चाहिए नहीं आना चाहिए? ये अच्छा काम करने हम जा रहे हैं, हम किसी को लूटने नहीं जा रहे। हम नहीं कहते बिजनेस करो, कौन कहता है बिजनेस करो? मत करो। प्रोडक्ट खाओ पियो, अच्छे प्रोडक्ट लो, अच्छे यूज करो, अच्छे प्रोडक्ट यूज करो, मत करो बिजनेस। अपनी नौकरी करो, अपना व्यापार करो, जो कर रहे हो करो। हम कब कहते हैं करो? अगर आपको लगता है ज्यादा पैसा कमाना है, कोई जरूरत है तो करो। अगर आपको लगता है नहीं यार मैं तो ठीक ठाक हूं, तो प्रोडक्ट हमारे खाओ, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट तुम्हें जिंदगी देंगे और बाहर के प्रोडक्ट तुम्हें मौत देंगे। याद रखो, ये दुनिया बहुत जालिम है मेरे दोस्त, पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर रही है। आपको क्या मालूम, आप लोग गांव के लोग हो, मैं भी गांव का था, मुझे भी मालूम नहीं था। आज जब दुनिया के बीच में बैठते पता चलता है। यहां किडनियां बेच दी जाती हैं, समझे? यहां किडनियां बेच के पैसे कमाए जा रहे हैं, यहां झूठी बीमारियां बता के पैसे कमाए जा रहे हैं, यहां गैस का दर्द हो तो हार्ट चीर के पैसे कमाए जा रहे हैं। आज की डेट में अगर इलाज की बात करूं ना, तो बहुत कम अच्छे हॉस्पिटल है जहां आपको सही इलाज मिलेगा। मालूम नहीं कहां लुट जाओ, कहां बेवकूफ बन जाओ, कहां ऑर्गन खराब हो जाए। 4-4 इंजेक्शन लगा के पूरे ऑर्गन फेल हो रहे हैं। मैं नहीं कहता, नहीं कहना चाहता, लेकिन हकीकत में इस देश की हेल्थ व्यवस्था मेरे अनुसार बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं ये बात कहूंगा नहीं है। लोगों के अपने मर रहे हैं, लोगों के अपने दुनिया से जा रहे हैं, लोग पैसा भी खर्च कर रहे हैं, कर्जा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनों को नहीं बचा पा रहे। ये मैं ठोक के कहता हूं, इस देश की हेल्थ व्यवस्था अच्छी नहीं है, अच्छी होनी चाहिए। मैं भगवान की दया से अगर जीवन में कुछ हुआ तो इस हेल्थ व्यवस्था के लिए जरूर काम करना है मेरे को। मुझे नहीं पता मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये जो बड़े बड़े 5 स्टार बन गए हैं आजकल, इन्हें अपना बिल बनाने के लिए, किसी अपने खर्चे निपटाने के लिए आम आदमी की जिंदगी के साथ खेलना पड़े तो ये खेल रहे हैं। भैया हम नहीं खेलना चाहते, हम ये करना नहीं चाहते। आप हमारे साथ काम करो मत करो, हमारा प्रोडक्ट बेचो मत बेचो, किसी को रिकमेंड करो मत करो, भाड़ में जाए, पर हम जब तक जिंदा है इंसानियत के लिए काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। तो जानना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं नहीं आते? देखना चाहते हो? रूबरू होना चाहते हो? मैं सारे लोगों से तो नहीं, पर कुछ लोगों से जरूर मिलवाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। जो पहली बार आए, पहली बार कितने लोग आए? ये पहली बार जितने भी लोग आए इनके लिए मैं ताली बजाता हूं, हम सब ताली बजाते हैं, हमारा पूरा परिवार। आप लोग देखिए, है कोई जिन्हें हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट है? कोई बताएगा? ये आप ही के बिहार के लोग हैं, ये सेलिब्रिटी नहीं है, बॉम्बे से पकड़ के नहीं लाए इन्हें हम। गांव, मोहल्ला, फोन नंबर जो चाहो आप इनसे पूछ लेना, और इनसे पूछते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम थी, क्या रिजल्ट आया या नहीं आया। लो भाई साहब। मेरा नाम विपिन कुमार है, मेरे हार्ट का प्रॉब्लम था। आप कहाँ से हो? मैं वाराणसीगंज नवादा डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। कहाँ से? वाराणसीगंज नवादा डिस्ट्रिक्ट से। ये बिहार का डिस्ट्रिक्ट है जी? अच्छा ठीक है, बताओ। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम था। क्या था हार्ट में? हार्ट में वाल्व सिकुड़ चुका था, 2 वाल्व। हार्ट इनका सिकुड़ चुका था? 2 वाल्व सिकुड़ चुका था 2 बार? जी। अच्छा, फिर एक सर मिले फाइटर एसलीपीएस वाले। नहीं, पहले कहाँ दिखाया? पहले एम्स दिल्ली में दिखाया सर। एम्स दिल्ली में दिखा के आए? ठीक है, गुड। तो वहाँ के डॉक्टर ऑपरेशन बोल दिए थे। ऑपरेशन बोला? ठीक है, फिर वहाँ से जब डॉक्टर साहब ऑपरेशन बोले तो पैसा का इंतजाम करने में घर चला आया। अच्छा। तो पैसा का इंतजाम कर ही रहा था तो एक फाइटर मिले एसलीपीएस के सर। बोले सर क्या बात है? बोले ऐसा बात है सर,
तो बोले विश्वास करके सर एक बार मेरा प्रोडक्ट आप यूज कर लो। तो मैंने उस प्रोडक्ट को यूज किया 1 महीना नहीं 6 महीना सर। 6 महीना जी। कितना पैसा खर्च हो गया? जी गुरुदेव। कितना पैसा खर्च हो गया 6 महीने में? 6 महीने में ज़्यादा नहीं सर, 50,000 रुपया खर्च किया था। 50,000 रुपया आपका जी हमारे प्रोडक्ट में लग गया। जी। हार्ट सिकुड़ चुका था, दिल्ली एम्स ने ऑपरेशन बोला था, ये आदमी आप ही का है, इसको लेके जाओ बात करो, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। फिर एक बार मैं यहाँ बिहार शरीफ में जाके इको करवाया तो 90 से मैंने 95% रिजल्ट मेरा बिल्कुल सही आया। भारत माता की, भारत माता की। हाँ, उस दिन के बाद से सर मैंने सोच लिया कि मैंने तो स्वस्थ हुआ ही और इस संस्था के माध्यम से और लोगों को स्वस्थ करूंगा। अब ये बताओ, ये भाई ना डायमंड बनने के लिए काम कर रहा, ना ब्लू डायमंड के लिए काम कर रहा, ना ये एम्बेसडर बनने के लिए काम करना, ना पैसे कमाने के लिए। इसका सुकड़ा हुआ हार्ट ठीक हुआ तब इसने कसम खाई कि मैं AWPL में काम करूंगा, पैसे के लिए नहीं, दुनिया को ठीक करने के लिए। यही हमारा मकसद। थैंक यू भाई साहब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विपिन कुमार शर्मा हुआ सर। विपिन कुमार शर्मा जी, थैंक यू भाई। अरे भाई साहब ताली तो बजा दो यार, इतना बड़ा रिजल्ट है। हेलो जी सर। हाँ, मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं नालंदा जिला से बिलोंग करता हूँ। नालंदा जी जी। मेरा लीवर फैटी स्टेज 2 पर चला गया था। स्टेज 2? जी। तीसरी पे फाइब्रोसिस हो जाता है? जी सर। तो मैंने डॉक्टर 2-3 जगह डॉक्टरों से दिखाया, पर जो है अंग्रेजी दवा लिखने से कोई फायदा नहीं रहा, बराबर पेन बनता हुआ रहा। तत्पश्चात हमने माने हार पार के मेरा जो एक मित्र जो है हमारे बीच जो है यहाँ सभागार में उपस्थित हैं, चंद्रभूषण प्रसाद जी ने बताया कि हमारा जो है आयुर्वेदा का दवा खाएं, और मैंने लिवोडॉग और इम्यूनिटी पावर प्लस तुलसी तीनों का इस्तेमाल करने के बाद हम आज बिल्कुल स्वस्थ हैं और मैंने हमको ठीक हो गए आप? बिल्कुल ठीक हैं, और हमें कंपनी सिस्टम के आयुर्वेदा पर बहुत विश्वास है और आगे भी हम लोगों को भी प्रोवाइड करते रहेंगे। तालियां होनी चाहिए यार, तुम्हारे देश का आयुर्वेदा है, मैं विदेश से थोड़ी लेके आया हूँ कोई दवाई। थैंक यू भाई साहब। जी सर। फैटी लीवर, जी जी मैडम जी। मेरा नाम विजय लक्ष्मी है, मैं पटना से हूँ। मैं इससे पहले स्वास्थ्य विभाग में जॉब करती थी, तो मैं 12 साल पहले ही रिटायर की हूँ। उस टाइम मैं नाइट ड्यूटी करती थी, तो मैं डायलोना ले लेके करती थी, इतनी पैर में दर्द होती थी। क्या लेते थे? डायलोना इंजेक्शन। इंजेक्शन लेके ड्यूटी करते थे? जी, इंजेक्शन ले लेके ड्यूटी करती थी, और फिर दिन में हम कहते कैसे चलेंगे, रात में तो हम इंजेक्शन लेके ड्यूटी कर लिए। तो कुछ कैल्शियम देते थे, इवियन देते थे, वो खिला खिला के डॉक्टर लोग मुझे रखते थे। वैसा ही करके मैं रिटायर भी हो गई हूँ। फिर घर में रहने लगी तो थोड़ा सा मालिश वालिश करती थी, ज़्यादा दर्द होता था डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिखते थे, एक्सरे करवाते थे, जांच करवाते थे, कुछ दिन थोड़ा ठीक रहती थी, फिर हो जाते थे। कितने साल तक ये रहा? जी सर। कितने साल तक रहा ये? 73 साल को हूँ मैं। नहीं, कितने साल तक ये प्रॉब्लम रही? 12 साल पहले से था। 12 साल पहले से था। अब बताओ फिर। जी 12 साल पहले से थी। तो अभी मतलब फिर रिटायर होने के बाद फिर मैं घर में रहने लगी, तो थोड़ा सा फिर जब दर्द होता था डॉक्टर के पास जाते थे, एक्सरे करवाते थे, खून वून जांच करवाते थे कि क्या दिक्कत है, कहते थे घुटना घिस गया है इसीलिए आपको दर्द होता है, इसमें दवाई खाइए ठीक हो जाएगा। लेकिन दवाई से ठीक नहीं हो रही थी। अभी अप्रैल के महीना में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक डेग चल नहीं सकती थी। अप्रैल में? जी, ये जो अप्रैल गया है। जी, खड़े खड़े बाथरूम करती थी, एक डेग चल ही नहीं सकती थी। वैसे हालत में सीमा जी हैं, कह रही है मैं खड़े खड़े बाथरूम में करती थी। एक महिला है, ये हमारी माँ के बराबर है, 73 एज है। क्या प्रॉब्लम थी कि खड़े खड़े वॉशरूम जाती थी? हाँ। सोचो। तो इसी में हमारी सीमा मैम इसमें टॉप लेवल पर हैं। उन्होंने एक दिन फ़ोन किया, आंटी आप कहाँ हो? हम घर में हो, क्या हाल चाल है? बहुत बुरा हाल है, मेरे तो उठ बैठ भी नहीं हो रहा है, से डॉक्टर से दिखाए हैं हम, सुबह शाम रोज़ दर्द की दवा खा रही हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं, पैर में जलन भी हो रही है, क्या करूं? कोई खाना बना के देने वाला नहीं है, किराएदार है, वो रोटियां दे के जाती है, वही खा खा के मैं रह रही हूं। वही सीमा जी आई और अपना आर्थोडॉक, थंडर ब्लास्ट, ओमेगा 3 लेके आई, पंच तुलसी, और अरे जोर से अल्लाह मचना चाहिए भाई। और मुझे दवा दिखाई भी नहीं, किचन में मेरे गई, पानी गर्म करके लाई और मुझे पिला दी एक बच्चे की तरह। हम बोले भी उनके कि आज आप मेरी मम्मी बन गई हैं। तो बोले पैसे कितना हुआ? बोली आंटी पहले ठीक हो लो तब पैसे देना, ठीक नहीं होगा कोई पैसे नहीं देना। कौन है इनके लीडर भाई? इतनी कॉन्फिडेंस, गुड।
मैं 3 दिन में मतलब सोती थी नहीं रात में। 3 दिन दवाई खाने के बाद मैं सोने लगी। तब मैंने कहा कि नहीं, दवाई में दम है, मैं इसको खाऊंगी। 10 दिन में मैं घर में चलने लगी। 1 महीना खा के मैं रोड पर चलने लगी और मैं बाथरूम बैठ के फिर जाने लगी। अब ठीक हो आप? अब बिल्कुल ठीक हूँ सर मैं। चलो आशीर्वाद दो, फिर सिर पे हाथ रखो, आप पड़े हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। घुटने ठीक है अभी? ऐसे करके दिखाओ। तेरी गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत बधाई हो, जय बोले की जी। अब ये तो सच है। अरे ये मैं तो कंपनी मालिक हूं, मैं तो सब झूठ बोलता हूं। और बताओ, ये तो आप ही की जनता है ये बनाया है, और ये ताकत मेरे में नहीं है, इस देश की मिट्टी के अंदर ये ताकत है। ये हमारी ताकत नहीं है, इस देश की मिट्टी में, इसके नेचर में ये ताकत है, भारत माता की ताकत है। इसलिए मैं स्टेज पे आके बोलता हूं भारत माता की, क्योंकि आज जो भी कुछ है हम भारत माता की वजह से। जी बताइए। मेरा नाम रामसुधा देवी है, मैं पटना शहर से बिलोंग करती हूँ और मुझे 30 साल से माइग्रेन का शिकायत था। 20 साल हम खाए दवा विनय कारक, डॉक्टर विनय कारक से, और उसके बाद 8 साल डॉक्टर चंद्रशेखर सर से दवा खा रही थी। और सर बोले कि तुमको पूरा लाइफ दवा खाना पड़ेगा, नहीं तो तुम टेंशन लेगी तो ख़त्म हो जाएगी, तुमको एक दिन भी दवा नहीं छोड़ना है। ऐसे खाते खाते हम ड्यूटी भी किए। अब ड्यूटी से अपना हेल्थ विभाग से रिटायर कर गई हूँ। और इसी बीच हम दोनों, विजय दी और हम एक ही साथ ड्यूटी करती थी। विजय दी के हड्डी का प्रॉब्लम ठीक हुआ तो हमें बोली कि रामसुधा तुम भी आयुर्वेदा दवाई खाओ और ब्रेन ठीक हो जाएगा। तो उन्हीं के बाद पर मैं आयुर्वेदा दवाई में थंडर ब्लास्ट और ब्रेन डॉग और ओमेगा 3 और बोमिन वेलेंस 3 महीना खाई हूँ और उसको खाने से मैं एकदम चंगा हो गई हूँ और किसी तरह का दिक्कत नहीं है। सो AWPA के थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अब ठीक हो ना आप? एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक ही होना चाहिए जी। ताली तो बजा दो जी। जी आप सभी को नमस्कार। मैं अनुराधा गुप्ता पटना सिटी की रहने वाली हूँ। 8.5 साल से मैं परेशान थी साइनस की समस्या से। इतना तक हो चुका था साइनस, यहाँ के डॉक्टर बोल चुके थे दिल्ली दिखाइए, दिल्ली एम्स में जाके भी दिखा चुकी थी, लेकिन डॉक्टर बोल रहे थे सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी परहेज रहना ही होगा। तो सर्जरी दिल नहीं कर रहा था सर कराने का, क्योंकि परहेज ही रहना है तो सर्जरी का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन थैंक्स करना चाहेंगे हम SN गुप्ता सर को, उन्होंने बताया कि आयुर्वेद दवा लीजिए वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब वो दवा मैं लगभग 3.5 साल हुए जा रहा है, 3 महीना मात्र खाई थी, अभी तक हमको साइनस ऐसा आया नहीं। थैंक यू। इस दवा पर इतना ज़्यादा बिलीव हो गया कि 2 साल पहले हमको एक्सीडेंट हुआ और लिगामेंट मेरा दोनों पैर का टूट गया। क्या हो गया? लिगामेंट टूट गया पैर का। अच्छा। एक्सीडेंट की वजह से। तो हॉस्पिटल में मैं दवा कराई, यहाँ पारस हॉस्पिटल में मैं सर्जरी कराई। 3 दिन का 2.5 लाख रुपया डॉक्टर डिमांड किए। मैं वहाँ से डिस्चार्ज ली हूँ अपने रिस्क पर, और AWPL के प्रोडक्ट पर मुझे इतना विश्वास था, डॉक्टर डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे, मैं खुद से साइन की हूँ एप्लीकेशन देके कि मुझे साइन कीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं अपने घर पर जाके अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँगी। आप यकीन नहीं कीजिएगा, यहाँ मात्र 6 महीने खाई हूँ सर AWPL का ऑर्थोडॉक थंडर ब्लास्ट और JC ऑयल लगा के आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। तो ऑपरेशन नहीं कराया फिर आपने? नहीं सर, बिल्कुल ठीक। इतना भरोसा कैसे आपको AWPL पे? बहुत ज्यादा भरोसा, क्योंकि थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। ये सब आप लोगों की ताकत है, आपका प्यार है और भगवान का आशीर्वाद है जी। आप लोगों को मेरा नमस्कार। मैं प्रणाम करना चाहती हूँ गुरुजी, जो आप इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं रामबाण की तरह। मैं 10 साल से यूट्रस प्रॉब्लम से ग्रसित थी। यूट्रस में मेरे गांठ थे, ओवरियन सिस्ट है। मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ, तो मुझे भी पता है कि बिना ऑपरेशन का ये ठीक नहीं हो सकता था, बट मैं ऑपरेशन कराने के लायक नहीं थी क्योंकि मुझे ड्यूटी भी करनी होती थी। तो उसी बीच मुझे डॉक्टर संजीत कुमार से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे सलाह दी है
कि ये SLPS का प्रोडक्ट आप यूज करो और एक बार यूज करके देखो। तो मैं गाइनोडॉक, थंडर ब्लास्ट और तुलसी क्लोरोडॉक यूज किया। मात्र 3 महीने में मेरी रिपोर्ट नेगेटिव हो गई, नॉर्मल आ गई। मात्र 3 महीने में मेरे टोटल 15 से 16 हजार रुपए लगे और मैं अभी बिल्कुल आप लोगों के सामने ठीक हूँ। और मैं SLPS का सभी को प्रमोट करना चाहती हूँ, सलाह देना चाहती हूँ महिलाओं को कि आयुर्वेद अपनाएं और अपना स्वास्थ्य सही रखें। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। यूट्रस में गांठ जी नहीं मैडम, ये मत करो। लक्ष्मी नमस्ते, मैं पटना से हूँ, मेरा नाम अलका कुमारी है। मुझे सूखने वाला थायराइड हो गया था सर। सूखने वाला, जो बॉडी सूख जाती है? जी जी, तो वही हो गया था। तो हम लोग बैठे थे आपस में, जो फ्रेंडशिप में बैठते हैं, तो वहाँ बोले सब बात कर रहा था। हम डॉक्टर से दिखाया तो 25 mg का दवा दिए, बोले 3 महीना खाओ मैम। फिर गए दोबारा तो बोले 50 mg। हम बोले सर आप तो बोले कि ठीक हो जाएगा, फिर नहीं हो पाया ठीक। तो हम लोग आपस में गप कर रहे थे तो वो बोली कि आप ना आयुर्वेद खाइए। तो हम बोले कि बाप रे, अब कौन आयुर्वेद के चक्कर में पड़ेगा। फिर हम लोग आपस में बात किए तो हम बोले कि ठीक है एक बार विश्वास करते हैं। तो खाए मैं सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आया और 6 महीना के अंदर में हम एकदम सही है। मेरा वेट एकदम सही हो गया, जो इस उम्र में होना चाहिए उतना वेट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थायराइड मतलब थायराइड या तो फुलाता है या सुखाता है, इनको सूखने वाला हो गया था। अभी ठीक हो ना आप? गॉड ब्लेस यू। सभी को मेरा नमस्कार। और एक्चुअली गुरुजी क्या हुआ, 3 दिसंबर 2020 को मेरी एक्सीडेंट हो गई थी। उसमें मेरा ये हाथ और ये पूरा हड्डी टूटा हुआ था और एक्सीडेंट की वजह से कुछ गायनिकल प्रॉब्लम भी आई थी। यहीं डॉक्टर विनय कारक भी मैं भी दिखाई तो ऑपरेशन बोला। तो ऑपरेशन की वजह से मुझे थोड़ी डर लगती थी, जिसकी वजह से मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। तो मुझे ये प्रोडक्ट मिला और मैं इसका ऑर्थोडॉक, थंडर ब्लास्ट, गाइनोडॉक, ओमेगा 3 और तुलसी मैंने लिया। रिजल्ट बहुत अच्छा आया। और आज मेरा हाथ जो ऑपरेशन था, उस समय मेरी बेबी मात्र 2 साल की थी, तो ऑपरेशन कराने में भी थोड़ा मुश्किल था। और माफ़ी चाहेंगे गुरुजी, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। और थैंक यू करना चाहूँगी अपने हस्बैंड का, जिन्होंने मुझे झूठ बोलकर ये प्रोडक्ट खिलाया। रोशन जी, मेरे हस्बैंड भी आए हुए, रोशन सर। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग पे मुझे एक हस्बैंड खड़े हो जाओ। अच्छा गुड, आपने झूठ बोल दिया, चलो ठीक है। पत्नी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना बनता है। एक्चुअली क्या है गुरुजी कि मैं इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग पहले कर रखा था, तो जिसकी वजह से काफ़ी लॉसें हुई थी। तो मैंने इनको बोल दिया था कि अगर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट लाओगे तो मुझे डिवोर्स दे दो, उसके बाद करना। ये हमारे देश की नेटवर्क मार्केटिंग की गाथा है। और इसके प्रोडक्ट के बाद इन्होंने फिर मुझे बताया कि नहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट है। फिर मुलाकात हुआ सोनू से गुरुजी से, मंजीत गुरुजी से, उन्होंने प्लान बताया। फिर मेरे ही घर में ननद का 8 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, उनकी भी एक लक्ष्मी घर में आई। और उसके बाद भरोसा जागा। और मेरी खुद की फैक्ट्री चलती है लेडीज कॉस्मेटिक आइटम की। मैं इस काम को स्टार्टिंग में पार्ट टाइम किया और आज मैं फुल टाइम कर रही हूँ। मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रही हूँ, बस मैं चाहती हूँ मेरा जैसा रिजल्ट आया सारे लोगों का रिजल्ट आए। सो थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। ये आप ही के लोग थे। क्या बोला मैडम ने? नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट पे विश्वास ही नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे ही होती थी। पर अब सुधार आ रहा है। या तो सुधरना पड़ेगा बेटा, नहीं तो जाना पड़ेगा। अब ये देश की जनता पागल बनने वाली नहीं है। अब चलेगी तो इथिकल डायरेक्ट सेलिंग चलेगी। सब कंपनियां काम करो, अच्छे प्रोडक्ट बनाओ, अच्छे प्लान बनाओ, लोगों को फायदा पहुंचाओ, ना कि सिर्फ अपने फायदे के लिए आओ। तो अब तो कॉन्फिडेंस आया होगा। अच्छा लगा या नहीं लगा? ये तो आप ही के लोग थे। ये काम हम लोग कर रहे हैं, ये काम हम लोगों को करना है। अब करना क्यों है? बिहार के लोगों को बताना पड़ेगा क्यों करना है। अरे गरीबी क्या होती है और मजबूरी क्या होती है, अगर ये बात मुझे बिहार के लोगों को बतानी पड़ेगी तो बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। क्योंकि बिहार के लोगों ने गरीबी निकाली है पंजाब तक, जम्मू कश्मीर तक जाके, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली जाके, मजबूरियों में अपने घर से 1-1 साल दूर रहे हैं। और जब आपने देखा होगा लॉकडाउन चल रहा था
और जब ट्रेनें थी तो वहां सबसे ज्यादा भीड़ बिहार की थी। मैं नहीं बताऊंगा आपको काम क्यों करना है, आपकी गरीबी और आपके पिता और माता की वो दुखी आंखें बताएंगी कि आपको काम क्यों करना है। करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, नया नया काम है, नई नई शुरुआत है, पता कुछ नहीं है, लेकिन क्या यहां पर कुछ जानना भी नहीं है। प्रोडक्ट बताना है, हिंदी में बात करनी है, बिहारी में बात करनी है, लोगों से मुलाकात करनी है, सिर्फ यही बताना है, ये प्रोडक्ट इस काम के लिए, ये प्रोडक्ट इस काम के लिए, ये प्रोडक्ट इस काम के लिए, सिर्फ इतना ही बताना है और अपने सपनों को पूरे कर जाना है। और मेरे भाई, अगर आप लोगों से बात भी नहीं कर सकते, मुलाकात भी नहीं कर सकते, जाके बता भी नहीं सकते, तो फिर आपके लिए बॉम्बे दिल्ली ही ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या होगा? कोशिश करके तो देखो, मेहनत करके तो देखो, हिम्मत करके तो देखो, ठान के तो देखो, आखिर क्या होगा? तुम्हारे प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम्हारी टीम नहीं बनेगी, तो क्या हो गया? कोशिश करके तो देखो, एक बार मेहनत करके तो देखो, तो क्या हो गया? काम नहीं चला तो क्या हो गया? जैसे आज हो वैसे तो कल भी रहोगे, लेकिन सोचो, अगर कोशिश करी और कोशिश कामयाबी में बदल गई और जिंदगी बदल गई तो क्या हो सकता है? मेहनत से जम्मू कश्मीर का आदमी मर सकता है पर बिहार का नहीं मर सकता। यह बात तो सही है, गलत है? मैंने कहा बिहारी क्या है? ईमानदार है, जानदार है और दिलदार है। मेहनत तो तुम पहले भी करते थे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिला। यहां मेहनत की बड़ी कीमत मिलेगी। आप ठीक है, हमारे साथ मत करो काम। हम कब कह रहे हैं हमारे साथ करो? तुम इतने बड़े बालिस्टर हो, इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, इतने बड़े बिजनेसमैन हो, मत करो हमारे साथ काम। हम तो कह रहे हैं भैया कर लो, तुम्हारा फायदा हो जाएगा। नहीं करना मत करो, जो कर रहे हो वो करो। बस ये सोच लेना, वो काम पहले भी आपके माँ बाप करके गए, आपके दादा परदादा करके गए, वो कुछ नहीं कर पाए, तो अब तुम क्या कर पाओगे? काम बदलना पड़ेगा, रास्ते बदलने पड़ेंगे, मेहनत करने के तरीके बदलने पड़ेंगे। जिंदगी तभी बदलेगी, ना पहले बदली थी ना आगे बदलेगी। रास्ता बदलने को तैयार हो? प्लेटफॉर्म बदलने को तैयार हो? मेहनत करने को तैयार हो? लास्ट क्या हो सकता है भाई? लास्ट काम नहीं चला तो, हाँ है ना? और ऐसे सोचो, चल गया तो? चल भी सकता है ना, हाँ है ना? पर ये अंदर से कब आएगा? कब काम कर पाओगे? कब मन करेगा? कब रात दिन? हाँ, मैं बताता हूं, एक आखिरी बात आपको बताता हूं और ये जरूर सुनना। मैं मानता हूं थकावट होगी, मैं मानता हूं नींद मरेगी, भूख मरेगी, प्यास मरेगी। मैं मानता हूं जिस दिन तुम कामयाबी के पथ पे निकलोगे, जिंदगी हसीन नहीं होगी, जिंदगी नरक बन जाएगी। और ये सबके साथ होता है। यहां क्यों हिम्मत छोड़ देते हैं लोग? क्यों हार जाते हैं लोग? काम बुरा नहीं है, काम कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, लेकिन जो शुरू के 3, 4, 5 साल हैं, वो 3, 4, 5 साल इतने कष्ट के निकलते हैं, इतने कष्ट के निकलते हैं कि वो कष्ट नहीं झेल पाते। बड़े ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों मेरी बात, वो कष्ट नहीं झेल पाते और पहले 4-5 साल में निमट जाते हैं। और अगर कष्ट झेल जाते तो कामयाब हो जाते। भाई ये सृष्टि का नियम है, ये प्रकृति का नियम है कि जब जब आप कुछ बड़ा करने को निकलोगे, कुछ कामयाबी के लिए निकलोगे, कुछ बड़ा जिंदगी बदलने के लिए निकलोगे, तो बड़ी मुसीबतें आएंगी, बड़े दुख आएंगे, बड़ी तकलीफें आएंगी और आपको बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्यों? जब जब आदमी जिंदगी में अपना बेस बनाता है, नींव डालता है, तो सबसे ज्यादा कष्ट बेस बनाने में और नींव डालने में होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे अभी आप में बहुत सारे लोग हैं, कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, हाँ, बहुत सारी आवाज आएंगी। और ये सब की किसी की 2 महीने में फूस हो जाएगा, कोई यहां से जाके 15 दिन में फूस हो जाएगा,
और कोई 6 महीने में फूस हो जाएगा, पिचकारी सी फूट जाएगी, सारे ख्वाब रखे रह जाएंगे। मालूम है क्यों? तकलीफें आएंगी, परेशानियां आएंगी। क्यों? क्योंकि सृष्टि ने यह बताया है, प्रकृति ने यह बताया है कि हे बंदे, जब तू कामयाबी की नींव डालेगा तो नींव का ग्राफ ऊपर होता है नीचे होता है? नींव ऐसे डलती है ऐसे डलती है कि हे बंदे, जब तू तेरी जिंदगी की नींव डालेगा तो तेरी जिंदगी का ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। और एक बात बताओ, जब हम घर की नींव डालते हैं सबसे ज्यादा टाइम किस में लगता है? नींव डालने में या बिल्डिंग बनने में? नींव डालने में। सबसे ज्यादा पैसा किस में लगता है? नींव डालने में। सबसे ज्यादा सरिया किस में लगती है? नींव डालने में। सीमेंट किस में लगता है? नींव डालने में। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब कामयाबी की तरफ दौड़ा है, कामयाबी के पथ पे निकला है, और जब कामयाबी के लिए उसे उस कामयाब प्लेटफॉर्म में अपना बेस बनाना पड़ता है, अपनी नींव डालनी पड़ती है, नींव डालने के दौरान ही वो व्यक्ति निमट जाता है। और नींव कहती है कि जब तू मुझे डालेगा मैं तेरी जिंदगी नरक बनाऊंगी ना कि स्वर्ग बनाऊंगी, तेरी जिंदगी का ग्राफ ऐसे जाएगा ना कि ऐसे जाएगा। अगर एक व्यक्ति नींव डालते डालते खुद को संभाल जाए तो बिल्डिंग बनने में कभी समय नहीं लगता। भाषण में आ रही है? आप देखो कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करना भाई साहब, कितने लोग हैं जो अभी तक हमारा काम नहीं करते, पहली बार शुरू करेंगे, वो हाथ खड़ा करें, पहली बार शुरू करेंगे। हाँ जी। अब ये देखो, ये जो लोग हैं, आप लोग पहले 8 घंटे सोते थे, हाँ या ना? अब नहीं मिलेगा। पहले किसी को समझाना नहीं पड़ता था, अब समझाना पड़ेगा। पहले कहीं आना जाना नहीं पड़ता था, अब आना जाना पड़ेगा। पहले टाइम से टीवी, टाइम से बीवी, अब ना बीवी ना टीवी, हाँ या ना? पहले कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ता था, कोई प्रोग्राम में नहीं जाना पड़ता था, कोई सेमिनार में नहीं जाना पड़ता था, कोई ट्रेनिंग में नहीं जानी पड़ती थी, अब जाना पड़ेगा। तो पहली जिंदगी आपको बेहतर लगेगी, इसलिए 15-20 दिन बाद आपका विकेट गिर जाएगा। और अगर आज आप ये समझ गए कि ये 2-4 साल की बात है, एक बार नींव डल गई तो पूरी जिंदगी बिल्डिंग बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? ये नींव डालने को तैयार हैं? कष्ट होगा, नींद, भूख, प्यास जाएगी। और मेरी बात सुनो, एक बात बताता हूं लाइफ की, किसी एक को जलना पड़ेगा। अगर सबको अपने घर में ठंडक में सुलाना है, माँ बाप को, बीवी बच्चों को खुशियां देनी है, किसी एक को बीड़ा उठाना पड़ेगा, किसी एक को अपनी जिंदगी नरक बनानी पड़ेगी अगर अपनों की स्वर्ग बनाना चाहता है तो। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। आज मेरी बात करूं, मुझे आज तक चैन की नींद नहीं मिली भाई। पैसा मैंने कमाया, चैन की नींद नहीं मिली, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। चैन से मेरी जिंदगी नहीं कट रही है, ना मुझे कोई टाइम नहीं है, काम काम और काम। लेकिन हाँ, जो मेरे अपने हैं वो सब जिंदगी जी रहे हैं। एक को तो जलना पड़ेगा अगर सबको ठंडक में रखना है तो। अगर आप वो बेटा, वो पुत्र, वो पति बनने को, वो बाप बनने को तैयार हो तो मेरे साथ हाथ मिलाना, वरना ये काम नहीं है। बच्चों का तेल निकल जाता है, अच्छों का। अगर हिम्मत है, मर्द समझते हो ये मर्दों का काम है भाई, हिजड़े यहां काम नहीं कर पाते। सीधी सीधी बात है भाई, सीधी सीधी। क्योंकि यहां नींद, भूख, प्यास, धूप, सर्दी, बारिश, सब तरह के दुख झेलने पड़ते हैं, सब तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। फिर कुछ दिनों बाद सबकी जिंदगी बदलती दिखती है। ये कष्ट झेलने में हम मर जाते हैं, थक जाते हैं। यहां वही कष्ट झेलता है जो अपनी माँ बाप से प्यार करता है और अपने परिवार से प्यार करता है। तैयार हो? झेलने के लिए तैयार हो? तेल निकल जाएगा। तैयार हो? दम लगेगा, दम, मेहनत लगेगी, पसीना लगेगा, पसीना। फ्री में कुछ नहीं मिलता, पसीना लगेगा। लेकिन हाँ, कुछ साल उसके बाद पिता आएगा,
और सिर पे हाथ रख के बोलेगा, शेर पैदा किया है मैंने। पत्नी आएगी और गले लगा के बोलेगी, धन्य भाग हैं जो आप जैसा पति मिला। बच्चे आएंगे और बोलेंगे, पापा यू आर माई आइडल। वो दिन आएगा जिंदगी में, लेकिन इसके लिए तेल निकल जाएगा, पसीना, नींद, भूख प्यास सब जाएगी। अगर ये कुर्बानी देने को तैयार हो तो ही कदम बढ़ाना, वरना जाओ चुपचाप चले जाना। तैयार हैं? तैयार हैं? तपना, निखरना है तो तपना, 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 और जो तपता है वही चमकता है। कहते हैं ना, गहरी अंधेरी रात हो जाए तो सोचो सुबह बहुत खिलखिलाती हुई, चमकती हुई होने वाली है ना? हर अंधेरे के बाद ही सुबह आती है। तो ये लगेगा आपको, थक जाओगे, हार जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, मन करेगा छोड़ यार, फालतू का काम है, बेकार काम है, कंपनी का काम है, दिल करेगा आपका, कोई आपका रिश्तेदार आएगा, कोई आएगा, छोड़ दे। सिर्फ वो एक परीक्षा होगी आपकी, क्योंकि भगवान दुनिया में सबको करोड़पति बनाना नहीं चाहता। अगर भगवान ने दुनिया में सब कामयाब कर दिए, सब अमीर बना दिए, तो मजदूरी कौन करेगा? ड्राइवरिंग कौन करेगा? धोबी कौन बनेगा? जमादार कौन बनेगा? वेटर कौन बनेगा? सिक्योरिटी गार्ड कौन बनेगा? हाँ, सब लोग कामयाब नहीं हो सकते। परीक्षा शुरू हो जाएगी। जैसे ही यहां से निकलोगे ना, हो सकता है अभी चोट लग जाए, अभी पैर फिसल जाए। अभी परीक्षा लेगा भगवान, और इतनी परीक्षा लेगा जब तक वो आपको तोड़ नहीं देता। या तो वो आपको तोड़ देगा, आपको दोबारा वहीं ले जाएगा जहां से आए हो, और अगर आप अपनी जिद और जुनून से जीत गए तो वहां पहुंचा देगा जहां आप पहुंचना चाहते हो। परीक्षा क्यों लेगा? क्योंकि अगर परमात्मा को तुम्हें अमीर बनाना होता तो किसी अमीर के घर में जन्म दे देता, बात ही खत्म। ये इतना प्लानिंग शलानिंग की जरूरत क्या थी? किसी अमीर के घर में जन्म दे देता, बात ही खत्म। हमें अमीर नहीं बनाना था परमात्मा को। अगर बनाना होता तो धीरू भाई, टाटा, बिरला, अदानी के घर हम भी जन्म ले सकते थे। नहीं बनाना था हमें अमीर, हमें बनाना था गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। बना दिया। हमसे करानी थी नौकरी, दुकान, टीचर, बना दिया। अब हम कहते नहीं, हम बनेंगे अमीर। नीचे जाके बागी हो रहा है। मैं देखता हूं कैसे बनेगा अमीर। और जब आप अमीर बनने के रास्ते पे निकलोगे, कामयाबी के रास्ते पे निकलोगे, परमात्मा गिराता रहेगा, गिराता रहेगा आपके साथ। कभी आपकी बीवी नेगेटिव, कभी माँ बाप नेगेटिव, कभी आप खुद नेगेटिव हो जाओगे, कभी अप्लायंस से झगड़ा, कभी डाउनलाइन से झगड़ा, कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। पर परमात्मा पूरी ताकत लगा देगा आपको रोकने के लिए। बस समझ लेना, ये जो उसकी ताकत है उसे कामयाब नहीं होने देना। फिर वो आप बार बार उठोगे, बार बार उठोगे, और जब वो आप में देख लेगा यार ये लड़का या तो करेगा या मरेगा, तो भगवान मारता है नहीं, करवा देता है। और इसका अगर आप एग्जाम्पल ही जानना चाहते हो तो इतना समझ लो, अमीर आदमी के बच्चों को कभी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, अभिषेक बच्चन को कभी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जाके स्ट्रगल करनी पड़ी है। अमीर के बच्चों को कभी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, गरीब के बच्चे ही स्ट्रगल करते हैं। अमीर का बच्चा अभिषेक बच्चन था, फिल्में मिली ना मिली लेकिन मजे ले रहा था, फिल्में मिलती रही। नवाजुद्दीन सिद्दीकी 40-30 साल पढ़ा रहा, उसे फिल्में नहीं मिली, क्यों? गरीब का बच्चा था। मेरे दोस्त, गरीब के बच्चे हो, स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। तैयार हैं? दुनिया जीतने के लिए तैयार हैं? बिहार वालों, दम बच रहा है या नहीं बच रहा? अरे बच रहा है नहीं बच रहा? तो जाओ बताओ अपने अपने गांव में और शहरों में कि नहीं करेंगे मजदूरी, नहीं बनेंगे किसी के साले के नौकर, बनेंगे मालिक। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। और उदयपुर टूर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और विजय रथ के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तहे दिल से आपका आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू भाई।